ठीक है, तो अभी हमने लास्ट जो थे वो तीन तरह के थ्रेट पढ़ लिए जो काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से पढ़ लिए? एक हमने पढ़ लिया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पे फैमिलिटी थ्रेट्स के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है जहाँ पे आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स है। तीनों थ्रेट क्लियर है नियल? यस सर। ठीक है, तो अब दो थ्रेड इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने बताया है। ठीक है, एक अपना एडवोकेसी और इंटिमिडेशन। अब एडवोकेसी थ्रेड का मतलब हो गया जहां पे आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो या आप उसकी पोजीशन को प्रमोट करते हो इन अ वे, जैसे एडवोकेट्स अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, उसी तरह की बात है। ठीक है, जहां आप अपने क्लाइंट की तरफदारी करोगे, उसकी साइड लोगे। तो हम ये मानते हैं कि भाई जब आप अपने क्लाइंट की एडवोकेसी कहीं पे करते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसके लिए इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर पाए, है ना? ये दिक्कत हो जाएगी ना, यस और नो? यस सर। प्रॉब्लम है ना? तो इस वजह से हम लोग अगर अपने क्लाइंट के लिए किसी भी तरीके से एडवोकेट केसी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको उसकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। और अगर हम करते हैं देन यू शुड अप्लाई दी सेफगार्ड्स जो हमने इससे ऊपर कुछ थ्रेड्स में पढ़ा था कि भाई जैसे कि आप टैक्सेशन अथॉरिटीज के सामने अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक एडवोकेसी की थ्रेड है। होना क्या चाहिए? अगेन वही बात, उतना सेफगार्ड तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा कि भाई आप ये देखो कि भाई आपके पास एक सेपरेट टीम हो और काम को जो है अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से आप रिव्यू कराएंगे। ठीक है, कुछ सब सर्टेन एग्जांपल है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई मैटर अगर कोर्ट में है और वहां आपने क्लाइंट को अपने रिप्रेजेंट किया, आप अपने क्लाइंट की बिहाफ पे फाइनेंस नेगोशिएट करते हो, है ना? फाइनेंस नेगोशिएट करने का मतलब फाइनेंस जो है वो फ्री में नहीं मिलता है, उसका भी कॉस्ट आता है। तो आप अपने क्लाइंट की बिहाफ पे कहीं से पैसा अरेंज कर लेने गए हो और वहां पे आप उसकी नेगोशिएट करते हो। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को लोन ऑफ पर्सनल, आपने अपने क्लाइंट को एम्प्लॉयज दिए हैं कुछ टाइम के क्लाइंट काम करने के लिए। ठीक है, आप अपने क्लाइंट के लिए किसी तरह की कोई वैल्यूएशन सर्विस करते हो या टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ये सर्टेन एग्जांपल हो गए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? छोटा सा ही था ये तो यस सर। टॉपिक। नेक्स्ट इंटिमिडेशन है। इंटिमिडेशन में भी इन लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, बट इन्होंने बताया कि भाई जहां पर भी आप क्लाइंट से का दबाव महसूस करें, क्लाइंट से डरें, वो सब इंटिमिडेशन है। ठीक है, तो इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल जैसे कि फीस के लिए आप अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप अपने क्लाइंट से गिफ्ट लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी है, फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है आपका, आप खुद क्लाइंट के यहाँ पे काम करते थे, जॉब करते थे, या फिर क्लाइंट की फर्म और आपकी फर्म के बीच में कोई लिटिगेशन है, तो ये सब चीजें हमारी जो है वो किसके अंदर आती है? इंटिमिडेशन में आती है। तो हमारे थ्रेड पूरे हो गए यहाँ पर, अगर क्लियर है, समझ में आ गए यहाँ तक, यस और नो? थ्रेड्स अपने पूरे हो गए हैं कि क्या क्या थ्रेड्स हैं, और आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड, वो कैसे आपको गाइड करते हैं कि अगर इस तरीके का थ्रेट हो तो हम हमारी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को कैसे सेफगार्ड करेंगे। ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमको इसमें मदद करते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रह गए इसके अंदर। बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है यहाँ पर, एक तो दो पार्ट्स में है ना ये चैप्टर, है ना हमारा। एक इन्होंने थ्रेड्स की बात करी है, दूसरी इन्होंने किस चीज की बात करी है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट की बात करी है। तो आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो कब करनी चाहिए ऑडिट एक्सेप्ट? तो ये सारे थ्रेड्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, है ना? अगर आपका क्लाइंट आपके पास आया और वो चाहता है कि आप उसकी ऑडिट करो, तो ये थ्रेड पहले कंसीडर करने चाहिए कि इस तरह का कोई थ्रेड एग्जिस्ट तो नहीं करता, और अगर करता है तो क्या हम सेफगार्ड लगा करके उस थ्रेड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हमें इस ऑडिट को नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली थ्रेड्स ही हैं जो जब भी आप किसी ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो ये सारे थ्रेड्स आपको देखने पड़ेंगे कि भाई इस तरह का कोई थ्रेड तो एग्जिस्ट नहीं करता। एक बार समझ में ही नहीं है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब इन्होंने एक यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट समझाया है। क्या होता है भाई कॉन्फिडेंशियलिटी? और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो क्लाइंट और आपके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट के बारे में आ रही है, वो इंफॉर्मेशन हमको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, रखनी है, रखनी, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये आपको रखनी पड़ेगी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये आपको एक विश्वास, एक ट्रस्ट में दी गई इंफॉर्मेशन है कि भाई आप कंपनी के ऑडिटर हैं,
आप बिजनेस के ऑडिटर्स हैं, तो ये सब चीजें ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट ये सब आपको आई है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि वो इंफॉर्मेशन आप रिवील करो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सर अथॉरिटीज, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, तो आपकी ड्यूटी यहां खत्म हो जाती है और वो इंफॉर्मेशन आप रिवील कर सकते हो। बट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, आप जो भी अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट आपके पास आती है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो? यस सर। एज अ प्रोफेशनल हमारे ऊपर ये बहुत ड्यूटी है। तो मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स अपनी परेशानी लेकर के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्लाइंट मेरा परेशानी लेकर के आया तो मैं मेरे दोस्तों में बैठ करके या मैं लोगों के बीच में बैठ के उसका मजाक बना रहा हूँ वहां पे कि अरे यार ये था, इसकी बीवी छोड़ के चली गई, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। यही चीज मुझे अपने, ये आपका प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाता है ना, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखिए। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है? द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऑडिटर हो, आप जिस फर्म में ऑडिटर हैं, ठीक है, उस फर्म के थ्रू आपको मिलेगी, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको एम्प्लॉय कर रखा है उससे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप, आपके क्लाइंट के जो करंट क्लाइंट्स हैं या उनके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्योंकि वो बाउंड होते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप अपने क्लाइंट से ये पता कर सकते हो, या आप अपने प्रीवियस क्लाइंट से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना, आपके जो क्लाइंट बनने वाले हैं उन लोगों से भी आपको बहुत सारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस ठीक है, तो ये तो इन्होंने ये चीज समझा दी कि भाई क्या चीज हमको करनी है, हमको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी है। ठीक है। अब बाकी भी मैंने बता दिया कि भाई किस सर्कमस्टांसेस में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ठीक है। जब ये हमारी लीगल या प्रोफेशनल, देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी, तो जब हमारी लीगल ड्यूटी बनती है या हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है अपने क्लाइंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यहां पर डिस्क्लोज करना, तो उस केस में हम करेंगे। ठीक है, डिस्क्लोजर बाय लॉ। अगर अंडर लॉ इट इज रिक्वायर्ड कि भाई आपको कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है या एविडेंस के तौर पे लीगल प्रोसीडिंग्स में आपको बुलाया गया, तो वहां ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, या अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी जैसे टैक्स अथॉरिटी हो गई या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है। डिस्क्लोजर तो पहली चार बात, तो अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, हम हमारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये तो फिर कंपल्शन हो जाएगा ना इस वाले केस में, तो आपको बताना ही पड़ेगा, आया ना? कंपल्शन हो गया, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ बताना ही पड़ेगा, है ना? यस तो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर आपको करना है वो काम, है ना? अब यहां पर इन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है विच इज परमिटेड बाय, मतलब बाय लॉ आपको परमिटेड है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने से पहले, इफ इट इज परमिटेड, ठीक है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करो बाय लॉ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि परमिटेड बाय लॉ है, आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको बताना नहीं है, बट आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोगों को हमारे क्लाइंट से या हमारे एम्प्लॉयर से क्या करना चाहिए? परमिशन मांगनी चाहिए, ऑथोराइजेशन की, भैया आप हमको परमिट कर दो, आप हमको ऑथोराइज कर दो, हम इस इंफॉर्मेशन को किसी रीजन से डिस्क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है नेल, समझ में आ गया ऊपर वाले ए और बी पॉइंट के बीच में फर्क, यस और नो? यस सर। देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, जब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है, आपका अधिकार है इसको डिस्क्लोज करने का, जब लॉ आपको प्रोहिबिट नहीं करता, टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसी और अनदर प्रोफेशनल बॉडी, टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय एसीसी और रेगुलेटरी बॉडी, टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, टू कंप्लाई विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड। अब एक थर्ड केस इन लोगों ने बताया जहां पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है, लीगल ड्यूटी नहीं है। क्या ड्यूटी है? एज अ प्रोफेशनल मेरे ऊपर ये ड्यूटी कास्ट है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करूं, या मुझे राइट गिवन है
एंड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और कानून मुझे रोकता नहीं है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसीए। ठीक है, तो मेरी ऑडिट फर्म है, मेरी ऑडिट फर्म का क्वालिटी रिव्यू होना है। ठीक है, ऑफ एसीसीए, टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसी और अदर, तो कोई क्वालिटी रिव्यू मेरा होना है। वो क्वालिटी रिव्यू करने कौन वाला है? वो एसीसी क्वालिटी रिव्यू करने वाला है या कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, एसीसी या कोई रेगुलेटरी बॉडी मेरे से इंक्वायरी करती है, मेरे क्लाइंट के बारे में पूछती है, मुझसे कुछ इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, या फिर प्रोफेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इन लीगल प्रोसीडिंग, मतलब एज अ ऑडिटर मेरे अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई हो गई, मेरे को कोर्ट में बुलाया, और मुझे अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है कि भाई मैं मेरे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूं। ठीक है, ये हो सकता है भाई, जरूरत हो सकती है कई बार हमको, हमारे अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन हो जाए और वहां पे मुझे बुलाया जाए और मुझसे क्लाइंट के बारे में पूछा जाए, तो अब यहां पर मुझे अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है मेरा प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि मैं बताऊं कि मेरे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूं। ये हो सकता है, हाँ या ना? है ना भाई? और या फिर टू कंप्लाई, कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड या एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने में जरूरत पड़ सकती है। तो इन्होंने ये जो सी वाला हमारा केस है, कि जब किसी ऑडिटर की प्रोफेशनल ड्यूटी हो या उसके पास राइट टू डिस्क्लोज करने का, और जब उसे लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है, ऐसे केसेस में से फॉर एग्जांपल कि भाई आपको क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसी की कंप्लाइंस करनी है, एसीसी आपसे इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, या फिर अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है, या फिर कोई टेक्निकल और एथिकल रिक्वायरमेंट, तो उस केस में हम लोगों को क्या क्या चीजें कंसीडर, मतलब इस केस में ही फैक्टर्स हैं, फिर ये चीजें कंसीडर करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्या क्या? कि भाई इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मेरे क्लाइंट को क्या नुकसान होगा, मैं ये बात बता तो दूं, एसीसीए ने मुझसे पूछा, इन्वेस्टिगेट किया, अब ये बात मैं अगर एसीसीए को बता देता हूं तो इससे मेरे क्लाइंट को क्या नुकसान है। ठीक है, क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता है, सब्सटेंशिएटेड है, मतलब मुझसे जो चीज पूछी जा रही है वो चीज सही है, मेरे को पता तो है ना पूरी पूरी बात। ऐसा होता है कि कई बार हमको आधी अधूरी बात पता होती है, अब हमसे किसी ने पूछा और हमने वो आधी अधूरी बात बता दी, तो आपको ये देखना है कि क्या उस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वेदर द इंफॉर्मेशन इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द एप्रोप्रिएट, और जो मैं बात बता रहा हूं वो किस, जो है वो एक एप्रोप्रिएट, एक सही व्यक्ति के पास जा रही है या नहीं जा रही। ये कुछ फैक्टर्स है बेटा जो आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अगर आपके ऊपर प्रोफेशनल ड्यूटी है बताने के लिए, व्हेन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करके आप क्या कर सकते हो, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? नियर समझ में आ गया, आगे पढ़े यहां तक, इसके आगे? ठीक है, नाउ कुछ सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे कि परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे कि फ्रॉड का केस है, कोई टैक्स एविजन है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म है, इनसाइडर डीलिंग है, ब्राइबरी के केसेस हैं, कंपनी लॉ के ऑफेंसेस हैं, ये सब ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे एज अ ऑडिटर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि मैं अपने क्लाइंट की, मतलब मेरा क्लाइंट तो चोरी कर रहा है और मुझे ये चीज पता है, तो क्या अब ये पूछूंगा क्या क्लाइंट से कि यार मुझे बताने की परमिशन है नहीं है, या मेरी ड्यूटी बनती है, मेरे को रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, ये रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये बताना पड़ेगा मुझे सरकार को कि भैया ये क्लाइंट तो ये चीज कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एन ऑडिटर में डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इफ दे कंसीडर टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, देयर इज नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, द ऑडिटर मस्ट एम्प्लॉय कॉम्बिनेशन ऑफ जजमेंट एंड लीगल एडवाइस। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर सकते हो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अब इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट का बेटा डेफिनेशन हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं किया, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे आपको जजमेंट और लीगल एडवाइस लेकर के, कि कानूनी एडवाइस लें, आपके जजमेंट में क्या है, उसके बाद आप पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहां तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और ये कुछ फैक्टर्स हो गए, नीड टू डिस्क्लोज द मैटर इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि कोई मैटर डिस्क्लोज किया जाए, तो भाई उसका अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, छोटा अमाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है,
ठीक है, कौन लोग इस इंफॉर्मेशन के पब्लिक में पता लगने के बाद कौन लोग उससे अफेक्ट होंगे। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन में रिपीट, द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीटेशन, ऐसा मतलब कोई इंफॉर्मेशन है, अब मुझे आज पता चल गया कि मेरे क्लाइंट ने ऐसा किया, तो उसने पहले भी क्या ये चीज पहले भी कभी करी है ऐसा। ठीक है, क्लाइंट खुद क्यों नहीं बताना चाहता, मैटर ऑफ ग्रेविटी, कितना बड़ा मैटर है छोटा मैटर है, कानून क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, और लीगल एडवाइस के बेसिस पर आप ये पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमने एक चीज समझ ली, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, और हमने ये समझ लिया कि भाई कब जरूरी हो जाता है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी के सिद्धांत को तोड़ दें और अपने क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है वो हम डिस्क्लोज करें। ये भी हमने सीख लिया। आगे बढ़े नेल, क्लियर हो गया यहां तक, यस और नो? Yes, नेक्स्ट हम लोगों sir. का आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जहां पर मेरा अगर क्लाइंट से ऐसा इंटरेस्ट, उसके पास उसकी फर्म में उसके बिजनेस में ऐसा कोई इंटरेस्ट है, और जब मैं ऑडिट करूंगा तो वो इंटरेस्ट मेरा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, कई बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें? A conflict of interest rises when the same audit firm is appointed for two companies that interact with each other. ठीक है, तो अब जैसे से फॉर एग्जांपल कि भाई मैं एडवोकेट हूं, तो क्या मैं दोनों पार्टीज की तरफ से केस लड़ सकता हूँ क्या? मैं ही केस लड़ रहा हूँ, सामने वाले की तरफ से भी मैं लड़ रहा हूँ, हो सकता है, पॉसिबल है है क्या पॉसिबल है क्या ये? No, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं अपने एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अगर मैं उसके सामने जो उसका कंपिटिटर है, जो उसको भी अगर रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं किसी, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक पर्सन से जुड़ा हो सकता है ना, उसके फायदे में मेरा फायदा है, उसका नुकसान अगर होगा तो मेरा फायदा वहां नहीं हो सकता, उसका नुकसान मेरा नुकसान होना चाहिए, उसका फायदा मेरा फायदा होना चाहिए। अगर मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं जिससे कि मेरे क्लाइंट का नुकसान है, तो फिर वहां मैं ऐसी सिचुएशन में आ रहा हूं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, अब sir. अब ये चीज इन लोगों ने यहाँ पे कैसे समझाई है? उन्होंने बोला है कि कई बार एज अ ऑडिटर हमारे सामने एक से ज्यादा क्लाइंट हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा क्लाइंट आपस में एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं। ठीक है, टू कंपनीज दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो से फॉर एग्जांपल कि भाई रिलायंस एक कंपनी है और रिलायंस के सामने एयरटेल एक कंपनी है, दोनों आपस में कंपिटिटर्स हैं, एक ही मार्केट में सर्वाइव कर रही है, लड़ रही हैं रिसोर्सेज के लिए, यस और नो? Yes, sir. अब अगर मैं रिलायंस का फायदा कराता हूं तो ऑटोमेटिकली सामने वाली एयरटेल कंपनी का नुकसान है, आया ना, यस और नो? Yes, sir. और अगर मैं एयरटेल का फायदा कराता हूं तो ऐसी सिचुएशन में मैं दोनों के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर एक क्लाइंट के लिए काम करूंगा तो मैं मेरे दूसरे क्लाइंट का नुकसान कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह के इस तरीके से अपने क्लाइंट्स के लिए काम नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उनके सामने ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करें जहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलाइव हो। ठीक है, जनरली वो कंपनीज होती हैं जो कि एक मार्केट में compete करती हैं, कंपनीज विच ट्रेड, जनरली वो कंपनीज भी जो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है, उनके साथ भी हमको काम नहीं करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो हमें हमारे क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है फर्म को अवॉइड करना चाहिए ऑफ वन बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय दोज ऑफ अनदर एंड टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस द फर्म मस्ट डिस्क्लोज द नीड। अच्छा, कई बार अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, आपने काम ले लिया, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए? हमें डिस्क्लोजर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस द फर्म मस्ट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टू द रिलेवेंट पार्टीज एंड ऑब्टेन कंसेंट। तो आप दोनों से कंसेंट लो कि भाई देखो, अब मैंने काम आपका चालू किया था, बाद में मेरे को दूसरा काम भी मिल गया, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उनके और आपके बीच में यू आर डायरेक्टली कंपीटिंग विद ईच अदर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया है। तो आप या तो दोनों से कंसेंट लो, है ना,
दोनों से कंसेंट लेकर के दोनों का काम करने के लिए सेपरेट एंगेजमेंट टीम्स बनाइए, और जो भी की जजमेंट्स और कंक्लूजन लिए गए हैं उनको एक इंडिपेंडेंट पर्सन से यहाँ पे क्या कराने पड़ेगा, रिव्यू कराना पड़ेगा। हमने हमारे क्लाइंट के लिए जो भी इंडिपेंडेंट जो भी जजमेंट्स लिए हैं, जिन भी क्लाइंट के हम ऑडिट में कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, उसको हमको एक अप्रोप्रिएट सीनियरिटी के पर्सन से रिव्यू कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, ठीक है, ये sir. इन्होंने ऑफिस मेजर्स बनाए। अगर ऐसा हो जाता ना, कई बार हम ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम कर लेते हैं जो आपस में एक दूसरे को compete कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सेपरेट टीम बनाओ अलग काम करने के लिए। ठीक है, एक ए टीम होगी, एक बी टीम होगी, दोनों अलग अलग काम करे। दोनों टीम एक दूसरे की फाइल का एक्सेस नहीं होना चाहिए, फाइल एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों टीमें एक दूसरे की फाइल्स नहीं देखेंगी। फाइल जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फिजिकल सेपरेशन होगा एक जगह पे। जैसे आप फाइल मत रखो, दोनों टीम का काम का अलग अलग है, दोनों टीम दोनों क्लाइंट्स की फाइल्स अलग अलग जगह पे रखो। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करो टीम मेंबर्स में, और इसके लिए जो भी ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन जरूरी है वो अपने टीम को देना जरूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट रिफ्यूज कर दे कि नहीं भाई आप तो मेरे लिए काम मत करो, या फिर सामने वाले के लिए काम मत करो, तो ऐसे केस में हमको मना करना पड़ेगा ना, एंड और डिक्लाइन द परफॉर्म द प्रोफेशनल सर्विस दैट वुड रिजल्ट। तो अगर मान लीजिए मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करने लगता हूँ, इन बिटवीन मैं दूसरे क्लाइंट के लिए भी काम करने लग जाऊँ, मेरा पहला क्लाइंट कहता है भैया या तो उसका कर लो या मेरे को कर दो, तो मुझे ये चूज करना पड़ेगा कि मैं किसके लिए काम करूंगा। एक ऑडिट मेरे को छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मेजर मेजर अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, और इसका लास्ट टॉपिक जो बचा है वो एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग एन ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप जब कोई ऑडिट एंगेजमेंट चालू करते हो या कंटिन्यू करते हो, उसके ऊपर हम लोगों को क्या स्टैंडर्ड्स हमारे देते हैं। मतलब धीरे धीरे देखो हम लोग इस जगह तक पहुंच गए कि ऑडिट एक्सेप्ट, हमारे पास कोई क्लाइंट आ गया तो उस क्लाइंट को काम के लिए हाँ कहना है या ना कहना है, हम उस जगह तक आ चुके हैं, है ना, फोर्थ चैप्टर में उस पॉइंट तक आ गए। धीरे धीरे हमको समझ में आ गया, अच्छा हाँ कह दिया तो अब क्या आगे क्या करना पड़ेगा। तो ये ऑडिट आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट है, आप एक एक करके सीखते हो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इस पर इसके बाद क्या होगा, या इस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात यहां तक, यस और नो? तो यहां तक हम आ गए। तो आप अपने क्लाइंट की ऑडिट को एक्सेप्ट कब कर सकते हो, या उस टाइम पे क्या क्या चीजें देखने वाली होती है, वहां के लिए हमको स्टैंडर्ड्स गिवन है। हमारे स्टैंडर्ड्स में सब बात लिखी हुई है। तो इन लोगों ने एक चार्ट के फॉर्म में समझाया है, जिसको उन्होंने बाद में डिस्कस किया है, क्या क्या चीजें देखने वाली होती हैं, क्या क्या चीजें कंसीडर करने वाली होती है। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसीडर करना होता है। ऊपर के थ्रेड हम लोग पढ़ के आए हैं, उन थ्रेड्स के बारे में हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि भाई इस तरह का कोई थ्रेड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, करता है तो फिर हमको क्या करना है। ठीक है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी हो सकती है, कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, इलीगल इश्यूज ना, लीगल नहीं बोलेंगे इनको, इलीगल इश्यूज बोलेंगे, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है। फिर हम देखेंगे क्या ऑडिट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑडिट से क्या रिस्क इन्वॉल्व है हमारे। फीस के बारे में आपकी बात हो गई, आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंसी हो गई है, आपके क्लाइंट की रेपुटेशन हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑडिट करने से पहले कुछ प्री कंडीशंस हमारी गिवन है जो हमको देखनी पड़ेंगी, और प्रोफेशनल लेयर्स। मतलब ये तो सिर्फ चार्ट के फॉर्म में इन्होंने समझाया है, इसको हमको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई यहाँ पे बात, सबसे पहली चीज। Yes, sir. अब सबसे पहली जो इन लोगों ने यहाँ पे पॉइंट दिया वो दिया प्रोफेशनल क्लियरेंस का। ठीक है, क्या होता है कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो जरूरी नहीं है कि वो क्लाइंट खुद अपने आप में एक नया क्लाइंट हो, है ना, नया बिजनेस हो, है ना, क्लाइंट तो नए है आपके लिए तो, पर वो बिजनेस नया हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बिजनेसेस जो है वो जनरली चल रहे होते हैं, उनकी ऑडिट पहले भी कोई ऑडिटर करता रहा होगा। ठीक है, अब वो आपके पास आ गया, उससे जो भी बात हुई उसको नहीं रखना था, या उसका टाइम पूरा हो गया था, जैसा भी था, अब वो आपके पास आ गया। तो कभी भी कोई अगर ऑडिटर जिसके पास कोई बिजनेस आता है, तो उसके पुराने ऑडिटर से आपको यहाँ पे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी चाहिए। मतलब उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपको इस क्लाइंट की ऑडिट करनी है, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि जब कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप अपने क्लाइंट से
बोलो कि आपके एग्जिस्टिंग ऑडिटर को, जो ऑडिटर अभी आपके ऑडिट कर रहा है, उससे कांटेक्ट करने की परमिशन आपको दे। मतलब आप देखो डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते, उनके जो भी एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स हैं, आपको आपके क्लाइंट की परमिशन की जरूरत होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आप अपने क्लाइंट से परमिशन लेंगे कि भाई मैं आपके एग्जिस्टिंग ऑडिटर से बात करना चाहता हूं। ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट रिफ्यूज कर दे, वो मना कर दे कि आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑडिटर से बात नहीं करोगे, तो आपको एंगेजमेंट भी डिनाई कर देनी चाहिए। रिफ्यूज कर दे तो आप उसको मना कर दो, फिर ठीक है भैया मैं भी आपका काम नहीं कर पाऊंगा। आगे समझ में क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट द आउटगोइंग ऑडिटर। अब जब हमारी बात हो, हमको परमिशन मिल जाए, तो हम हमारे जो भी ऑडिटर है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर आउटगोइंग, हमें उससे कांटेक्ट करना चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन उससे पूछ, मतलब उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। आस्किंग फॉर लिविंग टू द डिसीजन वेदर, तो आप उससे इंफॉर्मेशन मांगिए कि क्या उसे ये ऑडिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और नॉट नॉट टू एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट। मतलब इन सब चीजों के बारे में जैसे हमने क्यों पूछा है, क्योंकि क्या उनका डिसएग्रीमेंट रहा है ना, वो पुराना वाला क्यों जा रहा है, हम जानना चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारा क्लाइंट ही थोड़ा सा बदमाश है, फीस नहीं देता, तो हम पुराना ऑडिटर से पूछ सकते हैं। पुराना ऑडिटर बता देगा कि भाई ये देखो, ये तो थोड़ा सा बदमाश क्लाइंट है, फीस नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता, मेरी फीस इतनी ओवर ड्यू छोड़ रखी है, अब आप काम ले लोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। तो मेरे को अभी पता चल जाएगा ना, ये सुनो, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो आप आउटगोइंग पार्टनर से ये सारी इंफॉर्मेशन लो कि भाई ये ऑडिट मेरे को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या इश्यूज हैं, आप क्यों जा रहे हो, ओवरड्यू फीस रह गई थी, या मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ था, या लॉज एंड रेगुलेशंस का ब्रीच है, क्या है। अगर जो पुराना ऑडिटर है वो आपको रिप्लाई नहीं देता है, द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर शुड ट्राई एंड कॉन्टेक्ट द, जैसे अगर आपने लिख करके भी उसको दिया, जनरली हम लोग इन सब कामों में हम लोग रिटर्न नोटिस देते हैं। ठीक है, पहले तो डाक से जाते थे, पोस्ट से आते थे, अब तो ईमेल का जमाना आ गया, तो आप ईमेल भेज दिया, अब आपके ईमेल का उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो आप टेलीफोन नंबर लेकर के सीधा बात भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अगर आपके रिटर्न रिटर्न उसका रिप्लाई यस। नहीं दिया है, तो आप उसको टेलीफोन से बात कर लो। अगर फिर भी वो आपको जवाब नहीं दे सकता है, तो फिर आप ये चूज कर सकते हो कि आपको प्रोसीड करना है नहीं करना, तो लेकिन आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि भाई आप ये बोलोगे अरे मैंने बात करी थी, कोशिश करी थी, आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होने थे कि भाई हमने मेल किया, हमने कॉल भी किया, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तो इस वजह से अब हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। अगर रिप्लाई रिसीव हुआ है, तो जो भी रिस्पॉन्स उसने दिया है उसको देखो। ठीक है, कि भाई क्या है, क्या एथिकल प्रोफेशनल रीजंस हैं, वो क्यों ये छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर से आपको परमिशन मांगनी चाहिए टू रिस्पॉन्ड टू दी प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग ऑडिटर अगर आपसे बात करना चाहता है, तो भी हमको हमारे क्लाइंट की परमिशन चाहिए ना। आपको बात करनी है उससे, या आपका पुराना ऑडिटर आपसे बात करना चाह रहा है, दोनों ही केसेस में बात करने के लिए आपको किसकी परमिशन की लगेगी? आपको आपके क्लाइंट की परमिशन लगेगी। और क्लाइंट अगर मना कर देता है बात करने के लिए, तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा यहां तक? यस और नो? सर। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कि बिना आप ये देखें कि आप इस ऑडिट के लिए इंडिपेंडेंट हैं, ऑब्जेक्टिव है, आप ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी तरह का कोई थ्रेट आपकी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के है, जैसे हम इतने सारे, तो उनको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आने का काम आप करो। अगर वो मैनेज होते हैं, तभी आप ऑडिट क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा यहां तक? यस और नो? यस सर। मैटर लैंग्वेज करती है, जब आंसर लिखेंगे तो ये टर्म्स आनी चाहिए एक्सेप्टेबल लेवल तक। फिर उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है। हम एक ऐसे क्लाइंट के साथ जिसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है काम नहीं कर सकते, जिसकी इंटीग्रिटी नहीं है। ठीक है, उसके साथ काम नहीं कर सकते, हम उन लोगों की ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, तो हो सकता है कि उन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का की ड्रेसिंग करी हो, बड़ा चढ़ा करके बताया गया हो, मैनेजमेंट बाइस्ड हो, जजमेंट्स जो है वो इनएप्रोप्रिएट लेता हो। ऐसा हो सकता है ना। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑनेस्टी से अपना काम करते नहीं करते। तो अगर, क्योंकि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी नहीं है, ये सब चीजें हो सकती है, कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होगा, ऑडिटर्स को कल को डराएंगे धमकाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती है, टैक्स उन्होंने अवॉइड किया हो सकता है। तो हम देखो ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम नहीं कर सकते जो गैर कानूनी एक्टिविटीज में लिप्त हो। ठीक है, जो डिसऑनेस्ट हो, जो अपने काम के लिए
ईमानदार ना हो, हम ऐसे ऐसे क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहां तक? यस और नो? यस सर। मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आपको पता लगता है कि आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आपको अपने क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। आपको अगर डाउट है इस बात का तो मत करो काम। रिसोर्सेज, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे क्लाइंट की ऑडिट करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या चीजें होती है भाई? अगर कोई बड़ा क्लाइंट है, आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑडिटर्स की जरूरत लगेगी, उनकी नॉलेज की जरूरत लगेगी, एक आपके पास टूल्स की जरूरत होनी चाहिए, है ना? एक छोटा सा मकान बनाना और एक 10 माले की बिल्डिंग बनानी हो तो कॉन्ट्रैक्टर आप वही लेकर के आओगे ना जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जो काम कर सकता होगा। फर्क है दोनों कामों में, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसे ही जब हम किसी क्लाइंट की ऑडिट करते हैं तो डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस का साइज क्या है। छोटे बिजनेसेस के लिए रिसोर्सेज कम लगेंगे, बड़े बिजनेस के लिए रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं मेरे क्लाइंट की ऑडिट कर रहा हूं तो क्या इसकी ऑडिट करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ठीक है, सब रिसोर्सेज में सब चीजें आती हैं, मैन भी आ जाता है, लेबर मतलब काम करने के लिए ऑडिटर्स हैं या नहीं है, नॉलेज उनके पास है या नहीं है, और आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। आया बेटा समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है ऑडिट करने में, जैसे उनकी पुअर परफॉर्मेंस, पुअर कंट्रोल्स, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर। दीज रिस्क कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट रिस्क दैट द रिस्क ऑफ इशूइंग। तो आप जब किसी क्लाइंट को हाँ करें उससे पहले देखें कि भी इसके ऑडिट करने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि देखो जितना रिस्की क्लाइंट होगा उतना इस बात का डर होगा कि आप एक गलत ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दो। आपके ऑडिट रिपोर्ट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो हमें एसोसिएटेड रिस्क देखने हैं, कंसीडर करने की भाई क्या क्या रिस्क हो सकते हैं क्लाइंट को हाँ करने में। क्लाइंट को हम तभी हाँ करेंगे जब हमको लगता है कि हमारा एंगेजमेंट रिस्क कम है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। फीस सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी फीस पहले डिटर्मिनेशन करो, भैया मेरा पैसा वो आना चाहिए। ठीक है, जो काम मैं कर रहा हूं उसका प्रॉपर पैसा मुझे मिलेगा। क्लाइंट कितना क्रेडिट वर्दी है, पैसा देगा नहीं देगा। ठीक है, कल को ऐसा नहीं हो जाए इसने मेरी फीस ओवर ड्यू रख दी तो थ्रेट क्रिएट हो जाए, वो चीज वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे पहली चीज वही देंगे कि भैया फीस में आपका सब चीजें क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद सर्विस देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है, प्रोफेशनली कंपिटेंट होने चाहिए आप काम करने के लिए, मतलब आपके पास नेसेसरी स्किल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, कि भाई क्लाइंट की क्या रेपुटेशन है, कहीं वो क्लाइंट बदमाश क्लाइंट तो नहीं है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब नहीं है। अगर क्योंकि एज ऑडिटर मैं अगर इसके साथ काम करने लगा तो मेरी भी तो रेपुटेशन खराब होगी, ये तो गलत काम करता ही करता है ना? घर वाले बोलते हैं ना बेटा अपने को कि बुरे लोगों के साथ मतलब, वरना लोग भी आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, वो भी सोचेंगे भाई ये भी ऐसा ही होगा, है ना? यस सर। तो ऐसे ही हमको हमारे क्लाइंट की रेपुटेशन देखनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए, इस वजह से क्लाइंट की रेपुटेशन भी कंसीडर करनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहां तक? यस और नो? यस सर। ISA 210 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ISA 210 क्या कह रहा है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड द कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू द प्रोफेशनल। ISA 210 कह रहा है कि कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले ऑडिटर को ये स्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि ऑडिट की प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट वेयर एप्रोप्रिएट। तो इन्होंने बोला कि भाई ISA 210 कह रहा है कि ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले ये देखना है कि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है नहीं करती, और क्लाइंट और आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ये दो चीजें देखनी है बेटा, है ना? ये दो चीजें देखनी। प्री कंडीशंस क्या है? प्री कंडीशंस ये है कि भाई मैनेजमेंट, समझना ध्यान से सुनना, व्हाट इज अ प्री कंडीशन? कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले ये एक्नॉलेज कर लो कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जिम्मेदारी है, क्लाइंट की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना? कौन बनाएगा?
कौन बताएगा नेयल? क्लाइंट। क्लाइंट बनाएगा। तो उसको ये बात पता होनी चाहिए ना, और वो ये एक्नॉलेज करे, वो ये माने कल को, क्योंकि क्लाइंट तो बेवकूफ है, बिजनेसमैन आदमी है, बहुत दिमाग होता है। ठीक है। इन सब चीजों में ना, बिजनेस करने में नहीं होता, बाकी चीजों में होता है। पढ़े लिखे वाली बातों में नहीं होगा ना। वो तो व्यापार करना जानता है व्यक्ति, वो हर चीज में वही ढूंढेगा। तो वो तो क्या होता है कि व्यापारी आदमी के साथ एक बड़ी दिक्कत है, वो सोचता है कि मैं किसी को कम से कम पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा काम करा लूं। होता है व्यापारी आदमी, वो यही सोचता है या ना? यस। अब आप ऑडिट करने गए हो, उसको नहीं पता, वो कह रहा है अकाउंटेंट है, ये भी अकाउंटेंट ही हो, कह रहा है मेरे अकाउंट्स बनाओ। अरे भाई, मेरा काम अकाउंट्स बनाने का नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं है। तो लिखित में आप ये स्टैब्लिश कर लो कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी उसकी है। आगे समझ में? यस सर। ठीक है। बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल्स भी वही बनाएगा, वो भी मैं नहीं बनाऊंगा। मेरा काम ऑडिट करना है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दें, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल कराने की जिम्मेदारी भी बिजनेस की ही है, क्लाइंट की भी है। और तीसरी वो चीज ये माने कि प्रोवाइडिंग द ऑडिटर, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट चाहिए ऑडिट करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वो देगा। तो ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट है। यही ये चीजें कंफर्म करने के बाद आप क्या करोगे, आईएसए 2010 कह रहा है, तभी आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहां पे? यस और नो? यस सर। दोनों प्रीकंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट और क्लाइंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ द क्लाइंट इम्पोजेज अ लिमिटेशन, अगर क्लाइंट आपके ऑडिट के स्कोप के ऊपर कोई भी रुकावट पैदा करता है, कोई भी लिमिटेशन लगाता है, और उस रुकावट की वजह से, उस लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, डिस्क्लेमर का ऑफ ओपिनियन का मतलब ओपिनियन नहीं देना है, कि मैं कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कोई ओपिनियन दे पाऊंगा, तो ऐसे केस में इसी वक्त ऑडिट एक्सेप्ट करने के समय ही आपको, ऑडिटर को, आपको अपने क्लाइंट को मना कर देना चाहिए कि हम आपकी ऑडिट नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहां तक? यस और नो? यस। ठीक है। लास्ट अभी कंटिन्यूस तक पढ़ेंगे, फिर कल करेंगे ना कंटिन्यूस वंस ही। अब कई बार ऐसा होता है कि आप ऑडिट कर रहे हो और अब आपको ऑडिट कंटिन्यू करनी है, तो जो हमारा आईएसए 210 है वो एज इट इज तब भी एप्लीकेबल होता है ना, अपनी ऑडिट करने, स्टार्ट कर, एक्सेप्ट करने में और कंटिन्यूस करने में, दोनों ही केस में 210 अप्लाई होता है। तो जब एक बार आप अपने किसी क्लाइंट की ऑडिट कंप्लीट कर लें, तो फिर से शुरू से जैसे ऑडिट एक्सेप्ट करी थी वही सब चीजें करनी जरूरी है। The audit firm must revisit the acceptance consideration again to ensure it is appropriate to। तो वो जब चीजें हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने के टाइम पे देखी थी ना, वही सब चीजें वापस से करनी जरूरी है। और आपको लगता है कि अगर किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट इश्यू है, ठीक है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को लेकर के, डाउट को लेकर के, डिसएग्रीमेंट को लेकर के, तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे यहां से रिजाइन करना है। ठीक है भाई, नेल हो गया कंप्लीट आज का ये। कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट, फिर आज को कल कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा बचा नहीं है ना वैसे इसमें, जो चैप्टर में कुछ, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल ही खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, इसको खत्म करें फिर आज यहाँ पे। चलो, बाय, गुड नाइट। नेल कोई डाउट हो तो बता दो, इसके अलावा। नो सर। समझ में